है वो छूता है, लेकिन इसके बाद भी बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करता है और एक साथ काफी सारे बैंड्स को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो एकदम से ही टॉप 3 में पहुंच जाता है। लेकिन बाकुगो फर्स्ट आना चाहता है और अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए वो मोनोमो की टीम से सारे के सारे बैंड्स ले लेता है। दूसरी तरफ टोडो डेकू तक पहुंच गया है। वो उसके 10 मिलियन पॉइंट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके जैसी ही सोच कई और टीम्स की भी थी। सब के सब डेकू को ही हंट कर रहे थे। टोडो की टीम डैंकी की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बाकी की टीम्स को शॉक देती है, जिसके बाद वो उनके पैरों को फ्रीज करके अकेले ही डेकू की तरफ जाने लगते हैं। टोडो की टीम डेकू की चैरियट पर हमला करती है, लेकिन वो लेफ्ट में होकर उनके हमले से बच जाते हैं। तो अगली बार ईडा अपने टर्बो बूस्ट का यूज करता है, जिससे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि डेकू की टीम को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और टोडो को उसका बैंड मिल जाता है। तो टीम डेकू अपने बैंड को वापस लेने जाती है। डेकू अपनी पावर्स और एयर प्रेशर का यूज करके टोडो के हाथ को पीछे कर देता है और जो उसकी गर्दन में सबसे ऊपर बैंड था उससे छीन लेता है। लेकिन टोडो ने उन्हें उल्लू बनाया था, क्योंकि सबसे ऊपर सिर्फ 70 पॉइंट वाला बैंड था और अब मैच खत्म होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे हैं। डेकू और बाकुगो साथ में टोडो की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। टोकोयामी टोडो तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और ऐसे ही टाइमर खत्म हो जाता है, जिसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। पहली पोजीशन पर टोडो की टीम है, बाकुगो की टीम सेकंड प्लेस पर है, तीसरी पोजीशन पर शिंसो की टीम है और चौथी पर डेकू की टीम पहुंची है, क्योंकि जब लास्ट में टोकोयामी ने उनके ऊपर हमला किया था उसने अपनी शैडो की मदद से 500 प्लस वाले पॉइंट्स के बैंड को ले लिया था। लंच के दौरान टोडोरोकी इजुकु से बात करने जाता है। ऑल माइट और तुम्हारी पावर्स काफी सिमिलर हैं, क्या तुम उसके नाजायज बेटे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर होता मैं तब भी तुम्हें क्यों बताता। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ यार। दूसरी तरफ हम एंडेवर और ऑल माइट को देखते हैं। तुमने तो अपने बेटे को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, क्या मुझे भी टिप्स मिलेगी? मैं भला तुम्हें कुछ क्यों बताऊंगा, अभी भले ही वो बगावत पर है और एक दिन वो तुमसे भी ताकतवर बनेगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ टोडो इजुकु को बता रहा था कि उसका बाप हमेशा ही ऑल माइट को हराना चाहता था, लेकिन सारी जी जान लगाने पर भी वो कभी नंबर 1 हीरो नहीं बन सका। तो उसने दूसरा प्लान बनाया कि वो अपने बच्चों से अपना सपना सच करवाएगा। उसने मेरी माँ से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उनके पास फ्रीज क्वर्क था, जिससे अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो फायर यूज करते हुए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी माँ हमेशा ही रोती रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा लेफ्ट साइड भद्दा है, और ऐसा उन्होंने उबलता हुआ पानी फेंकते हुए कहा था। मैं अपने फादर के क्वर्क को यूज किए बिना इस टूर्नामेंट को जीत कर दिखाऊंगा। इसके बाद फाइनल फाइट की अनाउंसमेंट शुरू होती है, जहां टोटल 16 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें वो सभी लोग 1v1 फाइट करेंगे और उनके अपोनेंट्स लॉट से डिसाइड होने वाले हैं। 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि शिंसो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, तो उन्हें ये काफी अनफेयर लगता है। मिडनाइट उनके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं उनकी जगह तेत्सु की टीम के स्टूडेंट्स लेंगे, जिसके बाद फर्स्ट राउंड के मैचेस डिसाइड हो जाते हैं। इजुकु देखता है कि अगर वो और टोडो अपने अपने मैच को जीत जाएं तो अगले राउंड में उन दोनों की ही फाइट होगी, जिसके बाद सेमेंटोज अपनी पावर का यूज करके स्टूडेंट्स के लड़ने के लिए वहां एरिना बना देता है। सबसे पहली फाइट शिंसो और डेकू के बीच में है। रूल्स के हिसाब से अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें अपने अपोनेंट को एरिना से बाहर फेंकना होगा या फिर उसे नॉकआउट करना होगा। सेमेंटोज मैच का रेफरी है। मैच के शुरू होते ही शिंसो उसकी इंसल्ट करने लगता है और जैसे ही वो गुस्से में आके रिस्पॉन्ड करता है उसकी बॉडी अचानक से ही रुक जाती है। शिंसो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो इजुकु को एरिना से बाहर जाने का ऑर्डर देता है, जो सुन के इजुकु वहां से जाने लगता है। शिंसो का क्वर्क ब्रेन वॉशिंग है। जब भी अपोनेंट इसके सवाल का जवाब देता है इसका क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है। वहीं इजुकु अंदर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल था ही नहीं। तभी उसे ओजिरो की बात याद आती है। जब उसे धक्का लगा था वो उसके कंट्रोल से बाहर आ गया था। तभी इजुकु को अपने सामने 7 लोगों की आंखें दिखती है और वो अपनी उंगलियों को मूव कर पाता है। वो उनकी फोर्स का यूज करके शिंसो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। यहाँ हुआ क्या, मैंने तो अपनी उंगलियों को नहीं हिलाया। शिंसो फिर से डेकू की इंसल्ट करने लगता है ताकि उसके रिस्पॉन्ड करते ही वो फिर से उसके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन डेकू शिंसो पर अटैक करता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है और इजुकु इस राउंड को जीत जाता है। वहीं शिंसो जब बाहर जाता है जनरल स्टडीज के बाकी के स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं और साथ ही जो प्रो हीरोज देख रहे थे वो भी, क्योंकि उसका ये क्वर्क विलेंस को हैंडल करने में बहुत काम आएगा। वहीं शिंसो इजुकु से वादा करता है कि वो हीरो कोर्स में आकर रहेगा और उनसे भी बेहतर हीरो बनेगा। आगे रिकवरी गर्ल उसके हाथ को ठीक कर देती है। ऑल माइट, मुझे कुछ विजन दिखा था, उसमें मुझे 7 या 8 लोग दिखे, उनमें से एक की आंखें आपके जैसी दिख रही थी। ओह माय गॉड, ये सब कितना डरावना है, क्या देखा तुमने? क्या आप ये सब नहीं जानते? इसके बाद अगला मैच टोडो का था, लेकिन रास्ते में उसका खड़ूस बाप एंडेवर खड़ा था। तो मेरे रास्ते में खड़े हो, क्या अपने पिता से इस तरह से बात की जाती है? लेकिन वो बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। शोटो, तुमने अगर अपनी दूसरी पावर को यूज किया होता तो तुम आसानी से हर राउंड में फर्स्ट आते। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हें एक दिन फायर को यूज करना ही पड़ेगा। मैच के शुरू होते ही सैरो टोडो को टेप में बांध देता है और उसे उठाकर एरिना से बाहर करने ही वाला था, लेकिन तभी टोडो उसके ऊपर
ऊपर अटैक करके उसके साथ साथ आधे स्टेडियम को जमा देता है और क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था, मिडनाइट इस राउंड का विनर टोडो को डिक्लेयर कर देती है। इतनी जल्दी मैच के खत्म होने की वजह से सारी जनता हैरान हो जाती है। माफ करना, मैं गुस्से में था। जिसके बाद वो उसकी बर्फ को पिघलाने लगता है। अगला मैच क्लास बी की शियोजाकी और क्लास ए के डेंकी के बीच में होना है। डेंकी अपने अल्टीमेट मूव से उसके ऊपर हमला करता है, पर शियोजाकी वाइन्स की मदद से खुद को बचा भी लेती है और उसे पकड़ के टांग भी देती है और इस मैच को जीत जाती है। मोनोमा क्लास ए के बच्चों को चिढ़ाने लगता है, क्यों क्लास ए के बच्चे तो अच्छे थे ना, ये क्या हुआ, कैसे हार रहे हैं, तुम्हें तो हमारे चरण धोकर पीने चाहिए। तभी केंडो उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और क्लास ए से माफी मांगती है। अगला मैच ईडा और मे का है, लेकिन इस मैच को मे अपने इक्विपमेंट्स को शो ऑफ करने के लिए यूज करती है और वो अपने कुछ गैजेट्स को ईडा को भी पहनाती है। वो लगातार उसके अटैक्स को डॉज करती रहती है और अपने इक्विपमेंट्स के बारे में सबको बताती रहती है और आखिर में जब उसके सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल्स खत्म हो जाती है, वो खुद ही अरीना से बाहर चली जाती है और ईडा ऑटोमेटिकली जीत जाता है। अगला मैच आयोमा और मीना के बीच में है। मैच के शुरू होते ही आयोमा उसके ऊपर लगातार अपने लेजर से हमला करता जाता है, पर ज्यादा लेजर यूज करने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने एसिड को उसके बेल्ट पर फेंकती है, जिसकी वजह से वो हजारों लोगों के सामने अपनी चड्डी में खड़ा था और मीना एक पंच मारकर उस मैच को जीत जाती है। और इस शर्मनाक हार के बाद सिक्स्थ मैच टोकोयामी और मोमो के बीच में है। मैच के शुरू होते ही टोको उसके ऊपर अपनी डार्क शैडो से हमला कर देता है, जिसे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेती है, पर टोको के लगातार हमला करने की वजह से उसकी शील्ड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। लेकिन ऐसा होते ही वो एक और शील्ड बना लेती है, पर तभी टोको उसके ऊपर हमला करना बंद कर देता है। इसने मुझ पर हमला करना क्यों बंद किया, अब अटैक करने की मेरी बारी है। लेकिन तभी मिडनाइट अनाउंस करती है कि मोमो एरिना से बाहर हो चुकी है, यानी इस मैच को टोको जीत चुका है। अगला मैच तेत्सु और किरिशिमा का है। उन दोनों की पावर्स एक जैसी हैं, तो जब वो एक दूसरे पर हमला करते हैं दोनों एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इस मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर जब वो वापस से होश में आएंगे तब उनके बीच में विनर डिसाइड होगा। वहीं वेटिंग रूम में जब ईडा चाकू को देखता है वो उसे देखकर डर जाता है। उस बेचारी की डर के मारे बुरी हालत है क्योंकि उसका मैच बाकुगो के साथ है। तभी वहां पर इजुको भी आता है और उसे नोटबुक देते हुए कहता है कि इसमें उसकी पावर्स को बाकुगो के खिलाफ यूज करने का प्लान है, लेकिन ओचाको उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती और बिना उसे देखे वहां से चली जाती है। जिसके बाद शैतान की औलाद बाकुगो और बेचारी मासूम प्यारी सी ओचाको दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं। तुम अगर चाहो तो अभी सरेंडर कर सकती हो, लेकिन ओचाको पीछे नहीं हटती। ईडा इजुको से पूछता है कि वो कौन सा प्लान बताने वाला था। इजुको बताता है कि अगर ओचाको उसे एक बार छू ले तो वो आसानी से इस मैच को जीत सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उसके करीब पहुंचना होगा। मैच स्टार्ट होते ही ओचाको उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन बाकुगो अपने राइट हैंड से उसके सामने ही ब्लास्ट कर देता है। वो फट गई, लेकिन जब सारा धुआं शांत होता है हम देखते हैं कि ओचाको सही सलामत थी। वो फिर से बाकुगो की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाकुगो ब्लास्ट करके उसे जमीन पर पटक देता है, पर वो सिर्फ उसका जैकेट था। ओचाको उसे पीछे से टच करने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाकुगो पीछे मुड़कर एक्सप्लोजन से उसे पीछे उड़ा देता है। इसके बाद बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी धुआं हो जाता है। इसका फायदा उठाकर ओचाको उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन फिर से बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद बाकुगो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। ये नजारा ऐसा था कि कई स्टूडेंट्स तो देख भी नहीं पाते, लेकिन ओचाको हार नहीं मानती। वहीं ये सब देखकर कई प्रो हीरोज कहने लगते हैं कि बाकुगो हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वो जब चाहे मैच को खत्म कर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे बुली कर रहा है। ओए सिमेंटोस, तू मैच को खत्म क्यों नहीं कर रहा? सच कहूं तो बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अगर तुम्हारी प्रो हीरो बनकर भी यही सोच है तो तुम्हें घर पर बैठना चाहिए। कौन कह रहा है कि वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है? उसे अपनी अपोनेंट की ताकत का एहसास है, इसलिए वो जीतने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है। ये चीजें बाकुगो को नहीं दिख रही, वो तो समझ में आता है, पर प्रोस को तो शर्म से मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ओचाको ने जानबूझकर लगातार उससे हमला करवाया और वो फाइट के दौरान टूटे हुए पत्थरों को छूती रही, जिसकी वजह से अब वो बाकुगो के सर पर तैर रहे हैं और वो सब के सब एक साथ बाकुगो के ऊपर गिरने लगते हैं। ओचाको भी उसकी तरफ जाने लगती है और वो उसे छूने ही वाली थी, तभी ओचाको अपने एक ही ब्लास्ट से उसके इतनी देर के सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर देता है और उस धमाके की वजह से वो भी उड़ती हुई पीछे जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रेंगते हुए बाकुगो की तरफ जाने लगती है और याद करती है कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और मिडनाइट आकर बाकुगो को विनर डिक्लेयर करती है। बेचारी ओरोरा हार गई है और हाँ, बाकुगो अगले राउंड में जाता है। अगर तुम कमेंट्री कर रहे हो तो ढंग से करो। वहीं दूसरी तरफ डेकू गलती से शोटो के बाप से मिल जाता है। तुम पिछले मैच में बहुत अच्छे से लड़े, तुम्हारा क्वार्क ऑल माइट जैसा ही है। ये सुन के इजुको बस चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। ऑल माइट को हराना मेरे बेटे शोटो की ड्यूटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे एक अच्छी फाइट दोगे। मैं ऑल माइट नहीं हूँ और टोडोरोकी आपका बेटा है, आप नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मैच शुरू होने से पहले ओचाको वापस से स्टेडियम में आती है, जहाँ ज्यादा रोने की वजह से उसकी दोनों आंखें सूज रखी हैं। जिसके बाद सेकंड राउंड का पहला मैच अनाउंस किया जाता है, जो कि शोटो टोडोरोकी और इजुको मिडोरिया के बीच में है। वहीं उसकी माँ
माँ ने अपने पूरे घर को खुशी के आंसुओं वाले टिश्यू से भर रखा है। मैच के स्टार्ट होते ही टोडोरोकी उसी अटैक का यूज करता है, लेकिन इज़ुको अपने एक फिंगर से ही उसकी पूरी आइस को तोड़ देता है। जैसा मैंने सोचा था, वो मुझे रोकने के लिए खुद को इंजॉय कर रहा है। जिसके बाद टोडोरोकी फिर से आइस अटैक से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे इज़ुको ब्लॉक तो कर देता है पर इससे उसकी एक और उंगली टूट जाती है। मेरे पास 6 और मौके हैं, मुझे उतने में पता लगाना होगा कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। वहीं टोडो के अटैक्स को ब्लॉक करते करते इज़ुको अपने राइट हैंड की सारी उंगलियों को यूज कर लेता है। टोडो अपने आइस से रास्ता बनाकर इज़ुको की तरफ बढ़ने लगता है, तो इज़ुको को अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों का भी यूज करना पड़ता है। पर उसके अटैक से बचकर टोडो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जिससे किसी तरह इज़ुको डॉज तो कर लेता है, लेकिन तभी टोडो उसके पैरों को जमा देता है। कोई चारा ना होने की वजह से अब डेकू अपने पूरे हाथ का यूज करता है। ये हमला पिछले वाले हमलों से कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो टोडो आइस का यूज करके खुद को एरिना के बाहर जाने से बचा लेता है। वहीं इस अटैक की वजह से इज़ुको को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी वो नोटिस करता है कि टोडोरोकी ठंड के मारे कांप रहा है, तो उसे अपनी फायर साइड का यूज करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर टोडोरोकी को गुस्सा आ जाता है और वो डेकू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन टोडो की मूवमेंट अब काफी स्लो हो चुकी है, तो इज़ुको उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे भेज देता है। पर इस दौरान टोडो उसके एक हाथ को जमा भी देता है। टोडो आइस से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब उसके ये वाले अटैक भी स्लो हो रखे थे, तो इसे वो डॉज कर लेता है। वहीं बार बार खुद को इतना इंजॉय करता हुआ देखकर सिमेंटोस मिडनाइट से पूछता है कि क्या उसे इस मैच को रोक देना चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी गर्ल के भरोसे खुद को इंजॉय किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भले ही इस मैच को जीत जाए, पर वो अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वहीं सारी उंगलियां टूटने के बाद इज़ुको अपने अंगूठे को मुंह में फंसाकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे टोडो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वो उससे पूछता है कि भला वो इतना आगे क्यों जा रहा है, आखिर वो क्या वजह है जो वो खुद को इतना दर्द दे रहा है। इज़ुको कहता है कि वो स्माइल करते हुए लोगों को बचाना चाहता है, और वो टोडो को एनकरेज करता है कि वो भी अपने सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करे। पास के सीन में हम एंडेवर को उसे ट्रेन करता हुआ देखते हैं, जो कि देखने में सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता, वो अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता, जिसकी वजह से उसकी माँ रोती रहती है। तभी डेकू अपनी पावर्स का यूज करके टोडो को पंच करता है, जिस दौरान टोडो को वो घटना याद आती है जब उसकी माँ ने उबलता हुआ पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। जिसके बाद वो एक और सीन में याद करता है जब वो टीवी पर ऑल माइट को देख रहा था और उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो अपने खून का बंदी नहीं है, वो जो भी चाहे बन सकता है। तभी प्रेजेंट में टोडो अपनी फायर साइड का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बर्फ पिघलने लगती है। टोडो समझ जाता है कि अब तक डेकू उसकी मदद कर रहा था, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जिसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। टोडो अपने आइस से उसके ऊपर हमला करता है और इज़ुको वन फॉर ऑल का यूज करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो दोनों ही एक फाइनल अटैक के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सिमेंटोस डेकू को और ज्यादा इंजर्ड नहीं होने देना चाहता, तो वो और मिडनाइट दोनों फाइट को रोकने लगते हैं और सिमेंटोस उनके बीचों बीच 5 बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। पर उनकी अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो 5 दीवारें चकनाचूर हो जाती हैं, और विंड प्रेशर की वजह से मिनाटा तो हवा में उड़ने लगता है। उन दोनों की ताकत को देखकर हीरोज तक हैरान थे। वो धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि डेकू उससे उड़ता हुआ पीछे जाता है, पर टोडोरोकी ने आइस का यूज करके खुद को एरिना में रोक दिया था, जिसकी वजह से इस मैच का विनर टोडोरोकी है और अब वो एरिना से वापस जा रहा है। शोटो, आखिरकार तुम्हारा बचपना खत्म हुआ। ग्रेजुएशन के बाद तुम मुझे ज्वाइन करोगे और मैं तुम्हें सबसे ताकतवर हीरो बनाऊंगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको माफ कर चुका हूँ? मैं बस एक पल के लिए आपके बारे में सब कुछ भूल चुका था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इज़ुको खस्ता हालत में बेड पे लेटा हुआ है। तभी वहाँ पर इज़ुको के दोस्त पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ऑल माइट डर जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचान पाता। बच्चों निकलो यहाँ से, इज़ुको की सर्जरी करनी है। दूसरी तरफ फरीदा में शियोजाकी और ईडा के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ ईडा अपनी स्पीड से उसके पीछे आ जाता है और उसे धक्का मार कर एरिना से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ रिकवरी गर्ल ने सर्जरी कर दी है और कुछ हद तक उसकी हड्डियों को भी जोड़ दिया है, लेकिन इतनी ज्यादा इंजरीज होने की वजह से उसके हाथों पर अब निशान पड़ चुके हैं, और वो उससे कहती है कि वो ट्रेनिंग का कोई और रास्ता निकाले। वो हर बार अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो ऑल माइट से कहता है कि उसे अपने लिए कोई और सक्सेसर ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन ऑल माइट उसे बताता है कि वन फॉर ऑल से पहले उसके पास भी कोई और क्वर्क नहीं था, और उसे मोटिवेट करने लगता है। दूसरी तरफ सिटी में ईडा का बड़ा भाई इंजीनियम एरिया को पेट्रोल कर रहा था, लेकिन उसके रास्ते में हीरो किलर स्टेन आ जाता है, जो उसे भी मार गिराता है। दूसरी तरफ अगली फाइट टोकोयामी और मीना के बीच में है, जिससे टोकोयामी अपने शैडो का यूज करके बड़ी आसानी से जीत जाता है। अगली फाइट किरिशिमा और बाकुगो की है, जहां शुरू में लड़ाई बराबरी की लग रही थी, पर बाकुगो जानबूझकर अपने पावरफुल अटैक्स का यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि अपनी हार्डनिंग को मेंटेन करने के लिए उसकी एनर्जी लगती रहेगी। और जैसे ही किरिशिमा के डिफेंस कम होते हैं, बाकुगो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। वो लगातार किरिशिमा के ऊपर हमला करता ही जाता है और अपने फाइनल अटैक से किरिशिमा को हरा देता
लेता है और सेमीफाइनल्स तक पहुंच जाता है। उसके अलावा शोटो, ईडा और टोकोयामी सेमीफाइनल्स में है और सेमीफाइनल्स की पहली फाइट शोटो और ईडा के बीच में है। फिर से मैच शुरू होते ही शोटो अपने आइस से उसके ऊपर हमला करता है। ईडा घूम के उसकी तरफ जाने लगता है पर शोटो फिर से आइस को बनाकर उसे दोनों तरफ से घेर लेता है। अब उसके पास कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा था, लेकिन तभी ईडा जंप करके सीधा शोटो तक पहुंच जाता है और अपने इंजन का यूज करके उसे खींच के लात मारता है, जिससे टोडो जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का यूज करके उसे अरीना के बाहर ले जाने लगता है, लेकिन तभी शोटो उसे पूरी तरह से जमा देता है और हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला फाइनलिस्ट मिल जाता है। अगला सेमीफाइनल बाकुगो और टोकोयामी का है। बाकुगो के एक्सप्लोजन्स की लाइट की वजह से टोको की डार्क शैडो कमजोर हो जाती है, इसलिए वो सिर्फ डिफेंस ही कर पा रहा था। किसी तरह टोको उसके ऊपर हमला तो करने जाता है, लेकिन बाकुगो उससे बच जाता है और अपनी फ्लैश ग्रेनेड टेक्निक का यूज करके वहां और भी ज्यादा रोशनी कर देता है और टोकोयामी को हरा देता है। टोकोयामी के सरेंडर करने के बाद बाकुगो को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी फाइनल मैच बाकुगो और टोडोरोकी के बीच में होना है। दूसरी तरफ ईडा को फोन पर बताया जाता है कि उसके भाई को एक विलेन ने मार दिया है। तुम लोग नोटिस भी नहीं कर रहे हो ना, जो घटिया दुनिया तुमने बनाई है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुमने दुनिया का क्या हाल किया है। तभी वहां पर कुरुगिरी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोडो और बाकुगो के बीच में फाइनल मैच शुरू होने वाला है और इस चीज को पूरा जापान देख रहा है। फिर से सबसे पहले टोडोरोकी ही हमला करता है, जिसे अपनी एक्सप्लोजन्स की मदद से बाकुगो तोड़ता जाता है, लेकिन टोडो आइस बड़ी ही तेजी से बना रहा था और बड़ी ही जल्दी उसके साथ साथ आधे अरीना को भी जमा देता है। लेकिन तभी बर्फ के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और बाकुगो अपने एक्सप्लोजन्स की मदद से टोडो की बर्फ में से बाहर आ जाता है और अब अटैक करने की उसकी बारी थी। बाकुगो अपनी फुल स्पीड में टोडोरोकी की तरफ जाता है। टोडो उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसका ही सर पकड़ लेता है। बाकुगो उसे पकड़कर एरिना के बाहर फेंक देता है, लेकिन टोडो अपनी आइस का यूज करके खुद को बाहर जाने से बचा लेता है। जिसके बाद टोडो उसके हाथ को अपने फायर वाली साइड से पकड़ लेता है, लेकिन वो फायर का यूज नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है तुम बिना फायर का यूज किए मुझे हरा सकते हो? बाकुगो उसके ऊपर हमला करने जाता है। टोडो अपने फायर साइड का यूज करने लगता है, पर तभी उसे सारी चीजें याद आने लगती हैं और वो फिर से अपने फायर को डीएक्टिवेट कर देता है। पर बाकुगो का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसके बर्फ का बनाया हुआ पहाड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सारा धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि बाकुगो जमीन पर पड़ा हुआ है और टोडोरोकी अरीना के बाहर बेहोश पड़ा है। बाकुगो भी उसके पास जाता है। ऐसी जीत का क्या फायदा है जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत पर नहीं हराया? तुमने फायर को यूज क्यों नहीं किया? लेकिन तभी मिडनाइट अपनी पावर्स का यूज करके बाकुगो को सुला देती है और बाकुगो को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद अवार्ड सेरेमनी शुरू होती है, जहां बाकुगो को कैदियों की तरह बांध के रखा हुआ है ताकि वो पूरे स्टेडियम को उड़ा न दे। और मिडनाइट अनाउंस करती है कि उन सभी को मेडल्स देने ऑल माइट पहुंचा है। वो एक एक करके तीनों को मेडल्स देने लगता है। जिसके बाद बाकुगो की बारी थी। इतनी बुरी तरह से क्यों बांधा है इसे? जिसके बाद वो उसके मुंह को खोल देता है, लेकिन बाकुगो बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये तो सच में डरावना दिखता है। बाकुगो के ना चाहते हुए भी ऑल माइट उसको मेडल पहना देता है, गर्दन में नहीं मुंह में। दूसरी तरफ ईडा अपने बड़े भाई टेंसे से मिलने जाता है, जिसे किसी तरह डॉक्टर्स ने बचा तो लिया है, पर अब वो अपाहिज हो चुका है। अपने बड़े भाई को ऐसा देखकर ईडा रोने लगता है। दूसरी तरफ शोटो कई सालों बाद अपनी माँ से मिलने जाता है और कसम खाता है कि वो अपनी माँ को यहाँ से बाहर निकाल कर रहेगा। कुछ दिनों बाद आइजावा उन सभी को बताता है कि आज उनकी स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसमें वो अपने अपने हीरो नेम्स चुनेंगे। पर उससे पहले वो एजेंसीज के इन्विटेशन दिखाता है, जहाँ टोडोरोकी को 4000 से भी ज्यादा इन्वाइट्स मिले हैं और बाकुगो दूसरे नंबर पर है। ये तो रिजल्ट से बिल्कुल अलग है। वो लोग उससे डर गए होंगे। कौन किससे डर गया होगा? वहीं इजुगु को 0 इनवाइट्स मिले थे, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने लिए हीरो नेम्स चुन लेते हैं। बाकुगो अपना नाम एक्सप्लोजन किंग मर्डर रखता है। तुम्हें ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? तुम्हारा नाम तो एक्सप्लोजन बॉय होना चाहिए। घर पे पान की थूक, तुझसे किसी ने पूछा? इसके बाद आइजावा फ्यूचर इंटर्नशिप के बारे में बात करता है और उन सभी को फॉर्म्स देता हुआ कहता है कि उनके पास 2 दिन है चुनने के लिए। दूसरी तरफ ऑल माइट और सीमेंटोस इन्विटेशंस को मैनेज कर रहे थे, जहां ऑल माइट देखता है कि डेकू को एक इनवाइट मिला है और वो है ग्रैंड टोरिनो एकेडमी से। ये देखकर ऑल माइट हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो डेकू के पास जाता है। मैं यहाँ आ चुका हूँ अजीबोगरीब तरीके से। ऑल माइट उसे वहाँ से दूर लेकर जाता है। तुम्हें असल में एक इनवाइट मिला है मेरे पुराने टीचर ग्रैंड टोरिनो से। वो पहले 1 साल तक इस स्कूल में काम कर चुके हैं और वो मेरे होम रूम टीचर थे और मेरे मास्टर के दोस्त भी। वो 1 फॉर ऑल की पावर के बारे में जानते हैं और शायद इसलिए उन्होंने तुम्हें चुना है। ये बहुत ज्यादा डरावना है। बहर कांपना बंद कर। तुम्हें
तुम्हें ट्रेन करने की जिम्मेदारी मेरी है, पर अगर वो तुम्हें ट्रेन करना चाहते हैं तो उधर जाओ तुम। वो कितने डरावने हैं जो ऑल माइट भी डर रहा है उनसे। इसके बाद टीवी पर ईडा के बड़े भाई के बारे में ही न्यूज चल रही थी। उस पर स्टेन नाम के विलन ने हमला किया था जो उससे पहले 17 हीरोज को मार चुका है और 23 हीरोज को बुरी तरह से घायल कर चुका है। इसलिए ईडा ने अपनी इंटर्नशिप के लिए होसू सिटी की एजेंसी को चुना क्योंकि उसका बड़ा भाई वहीं पर काम किया करता था। आइजावा सभी को अपने हीरो कॉस्ट्यूम देकर उन्हें इंटर्नशिप के लिए भेज देता है। इसके बाद इजुकू ग्रैंड टोरिनो एजेंसी में जाता है जहाँ एक बुढ़ा आदमी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे देखकर इजुकू डर जाता है। अबे चिल्ला क्या रहा है, सो जाइए, इस उम्र में लोग सोने भी नहीं देते। तुम कौन हो? इजुकू। कौन? इजुकू मिटोरिया। तुम कौन हो और यहाँ मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? ये बुढ़ा तो सठिया गया है, ये मुझे क्या ट्रेन करेगा? तुम्हारा सूट तो काफी कमाल का है, चलो अपनी पावर्स का मुझ पर यूज करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम कितनी कंट्रोल कर सकते हो। ओए बच्चे, तुम कौन हो? मेरा क्या होगा? तभी ग्रैंड कमरे के चारों तरफ फुदकने लगता है और डेकू से कहता है कि वो अपनी पावर्स का यूज करे। डेकू अपने नए कॉस्ट्यूम को पहन लेता है और डेकू से कहता है कि वो अपनी वन फॉर ऑल की पावर्स का यूज करके उसके ऊपर हमला करे। इतना कहते ही वो बुढ़ा अलग अलग एंगल से डेकू पर हमला करने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि डेकू उसे फॉलो ही नहीं कर पाता और ग्रैंड लगातार उसे मारता ही जाता है। किसी तरह उसकी डायरेक्शन का पता लगाकर डेकू उसके ऊपर हमला करने जाता है लेकिन ग्रैंड उसे नीचे पटक देता है, जिसके बाद वो खाने के लिए बाहर चला जाता है और डेकू से कहता है कि वो कमरे की सफाई करे। दूसरी तरफ स्टेन को लीग ऑफ विलन्स ने इनवाइट किया है जो उसके साथ मिलकर ऑल माइट और उसके स्टूडेंट्स को मारना चाहते हैं, लेकिन स्टेन उसके ऑफर को रिफ्यूज कर देता है और अपने कोर्क का यूज करके बड़ी ही आसानी से उन दोनों को ही हरा देता है और कुरुगिरी से कहता है कि वो उसे होसू सिटी में वापस से पहुंचा दे। तो कुरुगिरी और शिगराकी उसे उस जगह पर पहुंचा देते हैं। वहां जाते ही स्टेन अपनी हंटिंग पर निकल जाता है और वो दोनों रियलाइज करते हैं कि स्टेन सिर्फ उन हीरोज को मारता है जिन्हें वो अनवर्दी समझता है। जिसके बाद वो उस जगह पर 3 नोमू को टेलीपोर्ट करते हैं और उन्हें होसू सिटी को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं। दूसरी तरफ सारे हीरोज अलग अलग एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग 8 दिन तक चलने वाली है और शोटो ने अपने ही फादर की एजेंसी को ज्वाइन किया है। वहीं रात को डेकू अकेले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो वन फॉर ऑल को अपने पैरों में फोकस करता है और सीधा ऊपर कूदता है, पर वो दीवार से टकरा जाता है, पर कचरे पर गिरने की वजह से उसकी हड्डियां बच जाती हैं। जिसके बाद वो प्लान बनाता है कि वो हाथ और पैरों में अपनी पावर्स को यूज करके बिल्डिंग से इधर उधर फुदकता जाएगा, लेकिन सारी रात कोशिश करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाता। और अगली सुबह उसकी हालत कुछ ऐसी थी जहाँ जब वो माइक्रोवेव को ऑन करता है तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे अपनी पावर को किसी एक जगह पर नहीं बल्कि अपनी पूरी बॉडी में यूज करना होगा और अभी वो उसे 5% पर यूज कर सकता है। चलो अब इसे टेस्ट करते हैं। तुम्हारे पास 3 मिनट है, उतने में तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम मुझे हिट कर सको। ग्रैंड फिर से मेढक की तरह इधर से उधर फुदकने लगता है और अचानक से ही उसके मुंह पर किक मारता है, लेकिन इजुको मूव भी नहीं कर पा रहा था। अभी तक उसने कभी भी पूरी बॉडी में वन फॉर ऑल का यूज नहीं किया था, तो उसे ऐसा करने में समय लग रहा था। ऊपर से ग्रैंड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो उसे फॉलो ही नहीं कर पाता। तभी वो सोफे के नीचे छुप जाता है। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें देख सकता हूँ, लेकिन तभी वो सोफे को ऊपर उछाल देता है और जंप करके ग्रैंड को पंच करने ही वाला था, लेकिन वो उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन उसका असली प्लान उनके मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना था, लेकिन ग्रैंड इस बार भी उसके अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद 3 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। इजुको को लगता है कि उसने अभी भी कुछ नहीं सीखा है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड के चेहरे पर स्क्रैच आ रखा है और उसे यकीन हो जाता है कि ये बच्चा कमाल करेगा। दूसरी तरफ हम जीनियस को देखते हैं। जब तुम एक हीरो बनते हो तुम्हारी स्पीच और हेयर स्टाइल एलिगेंट होने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छपरी से हीरो बनाने जा रहा हूँ। मैं गलत हीरो एजेंसी में आ गया। दूसरी तरफ ऑल माइट से मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है जो उसे बताता है कि जिस नोमो से वो लड़ा था उन्होंने उसे आइडेंटिफाई कर लिया है। ये एक क्रिमिनल है और रिसर्च के बाद उन्हें पता लगा है कि उसके अंदर 4 लोगों के डीएनए मिलाए हुए हैं और उसके पास उन चारों के क्वर्क हैं, लेकिन सिर्फ डीएनए से ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ऑल माइट के अलावा भी कोई है जो अपने क्वर्क से दूसरों को क्वर्क दे सकता है। क्या वो आदमी अभी भी जिंदा है? दूसरी तरफ ग्रैंड ट्रेनिंग का फेज 2 शुरू करता है जिसमें वो विलन से लड़ने वाले हैं ताकि डेकू को अलग अलग लोगों से लड़ने की प्रैक्टिस हो सके, पर बेचारे के दिल में धुक धुक हो रेला था। वो होसू सिटी से ही गुजरने वाले हैं जहाँ ईडा और मैनुअल पेट्रोल करने निकले हैं। मैनुअल को पता लग जाता है कि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है, तो वो उसे याद दिलाता है कि हीरोज अपने पर्सनल बदले के लिए अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। ईडा नाटक करता है कि वो उसकी बात को समझ गया, लेकिन वो अब भी बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ ग्रैंड और इजुको ट्रेन पर बैठकर कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी एक विलन ट्रेन के ऊपर हमला कर देता है जो अपने साथ साथ पिटाई करते हुए एक हीरो को भी लाया था। ग्रैंड उसके ऊपर हमला करके ट्रेन के बाहर ले जाता है और मिटोरिया देखता है कि शहर में एक बड़ा सा धमाका हुआ था, यहाँ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि उस जगह पर भी
एक नोमू है। इसके बाद डेकू ग्रैन के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ स्टेन ने उसी एली में एक हीरो को पकड़ रखा था, वो उसे मारने ही वाला था। तभी वहाँ पर ईडा आ जाता है। स्टेन के हमले से उसका हेलमेट नीचे गिर जाता है। स्टेन देखता है कि वो एक बच्चा है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो अपने बड़े भाई का बदला लेने आया है तो वो उसे भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ इज़ुकू अपनी पूरी बॉडी में वन फॉर ऑल का यूज करने लगता है और जंप करते हुए वहां से जाने लगता है। वहीं ग्रैन अभी भी उस नोमू से लड़ रहा था, लेकिन वो नोमू इतना ज्यादा सनकी है कि जो भी उसके पास आता है वो उसके ऊपर हमला करने चला जाता है। वहीं ग्रैन जब नोमू से लड़ रहा था तभी वहां पर एंडेवर आ जाता है और नोमू को आग से जलाने लगता है। वहीं डेकू भी दौड़ता दौड़ता एक्सप्लोजन की जगह पर पहुंच जाता है जहां वो दो नोमू को देखता है जिन्होंने कई हीरोज की पिटाई करके रखी थी। वो सभी हीरोज मिलकर आग को भी कंट्रोल कर रहे थे और उन नोमू से भी लड़ रहे थे। वहीं मैनुअल ईडा को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी डेकू को हीरो किलर और इंजीनियम के इंसिडेंट के बारे में याद आता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूर से इन सारी लड़ाई को शिगाराकी और कुरुगिरी देख रहे थे और हमें पता चलता है कि उसने स्पेशली सारे नोमोस को बुलाया है ताकि वो हीरो किलर को खत्म कर सके। दूसरी तरफ स्टेन ईडा से लड़ रहा था और वो उसे बुरी तरह से मारता हुआ कहता है, तुम और तुम्हारा भाई दोनों कमजोर हो क्योंकि तुम असली हीरो नहीं नकली हीरोज हो। इतना कह के वो अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसाने ही वाला था तभी उस गली में डेकू आ जाता है और अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे पंच करता है। उसे देखकर स्टेन पहचान जाता है कि डेकू वही बच्चा है जिसकी फोटो शिगाराकी ने उसे दिखाई थी। इज़ुकू ईडा से कहता है कि उन्हें प्रोस के पास जाना चाहिए, पर ईडा उसे बताता है कि जब से उसने उसे कट किया है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। अगर सिर्फ ईडा होता तो वो उसे उठा के लेकर चला जाता। बच्चे यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये सुन के डेकू डर जाता है, लेकिन वो चुपके से अपनी लोकेशन को ग्रुप में सेंड कर देता है। जिसके बाद वो स्टेन के साथ लड़ने लगता है। वो उसके हमले को डॉज करता हुआ उसके पीछे जाता है और उसके सर पर पावरफुल पंच मारता है, लेकिन इस दौरान स्टेन ने उसे घायल कर दिया था और वो अपनी ब्लेड को चाट कर डेकू को भी पैरालाइज कर देता है। तुम उन लोगों में से हो जो हीरो बनने के लायक हैं, लेकिन ये नहीं। वो ईडा को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर टोडो आ जाता है और फायर से उसके ऊपर हमला करता है जिससे स्टेन डॉज कर लेता है। इज़ुकू अगली बार से थोड़ी और डिटेल देना। टोडो उसे अपने खून को छूने मत देना, वो लोगों के खून को चाट कर उन्हें पैरालाइज कर देता है। मुझे बस इससे डिस्टेंस मेंटेन करनी है। लेकिन तभी ब्लेड को थ्रो कर स्टेन उसे इंजर्ड कर देता है और फिर उसके पास आकर उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर टोडो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो उसके खून को चाटने ही वाला था, लेकिन टोडो अपनी फायर का यूज करके खुद को बचा लेता है। जिसके बाद फिर से वो उसके साथ लड़ने लगता है। शोटो उसके सामने एक बर्फ की दीवार खड़ी कर देता है, पर स्टेन आसानी से अपनी तलवार से उसे काट देता है और जब शोटो फायर का यूज करने जाता है स्टेन अपनी ब्लेड्स को उसके हाथों में घुसा देता है। स्टेन शोटो के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी इज़ुकू आकर उसे दूर फेंक देता है। मैं किसी वजह से मूव कर सकता हूँ। असल में डेकू के ब्लड टाइप की वजह से स्टेन का पैरालिसिस ज्यादा समय के लिए उसके ऊपर काम नहीं करता, इसलिए वो इतनी जल्दी मूव कर पा रहा था। जिसके बाद शोटो और डेकू मिलकर स्टेन से लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान डेकू फिर से इंजर्ड हो जाता है और स्टेन दोबारा उसे पैरालाइज कर देता है। इसके बाद वो अपनी पूरी स्पीड से टोडो की तरफ बढ़ता है और उसके फायर साइड को काटने ही वाला था, लेकिन तभी ईटा आकर उसे बचा लेता है। वो उसके ब्लेड को तोड़कर स्टेन को खींच के लात मारता है। इन सब की वजह से स्टेन का गुस्सा बढ़ता ही जाता है, लेकिन तभी टोडो अपनी फायर का यूज करके उसे वहीं पर रोक देता है। वहीं ईडा का इंजन काम नहीं कर रहा था, तो वो शोटो से कहता है कि वो उसके एग्जॉस्ट को छोड़कर उसके पैरों को जमा दे। तभी स्टेन बाहर आकर उसके ऊपर नाइफ फेंक देता है, पर ईडा टोडोरोकी को बचा लेता है। दूसरी तरफ इज़ुकू फिर से मूव कर पा रहा था। टोडो ईडा के पैर को जमा देता है और ईडा और डेकू दोनों ही तेजी से जाकर स्टेन को पंच करते हैं। दूसरी तरफ एंडेवर ने जिस नोमो पर हमला किया था वो उसके फायर को अब्सॉर्ब करके उसे रिलीज करता है, जिसके बाद वो अपने साइज को बड़ा करके एंडेवर के ऊपर हमला करने आता है। लेकिन तभी ग्रैन उस नोमो से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसकी जीभ में छेद करने के बाद अपने अगले अटैक से उसे रोड पर पटक देता है, जिससे रोड भी टूट जाती है। कितने सालों बाद लड़ रहा हूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं है कुछ। तू बुरा नहीं लड़ता ताऊ। तभी उनके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। ताऊ आपको जो मैं लोकेशन दे रहा हूँ आप वहाँ जाओ, उस एक्सप्लोजन की जगह को मैं अकेला संभाल सकता हूँ। दूसरी तरफ इज़ुकू ने जब उसे पंच किया था थोड़ी ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसके हाथों में दर्द होने लगता है। तभी स्टेन ईडा के ऊपर हमला करता है, जिसे डॉज करके ईडा उसे लात मारकर हवा में उछाल देता है। इस मौके का फायदा उठाकर टोडो अपनी बर्फ से उसे जमा देता है और उन दोनों को गिरने से भी बचा लेता है और अब स्टेन बेहोश हो चुका है। दूसरी तरफ एंडेवर उन दोनों नोमूस के पास पहुंचता है, जहां आते ही वो एक हीरो को बचा लेता है। उसके पंच से नोमू का हाथ टूट जाता है, लेकिन वो तुरंत ही उसे रिजेनरेट करने लगता है, तो वो उसके सर को इतनी बुरी तरह से जला देता है कि वो रिजेनरेट करने लायक बचता ही नहीं और बाकी हीरो से कहता है कि जिनके कोएक्स इनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं वो उस सैली में चले जाएं। एक नोमू हीरो को लेकर जा रहा था तो एंडेवर फायर एरो से उसकी आंखों पर हमला करता है, जिससे वो हीरो छूट जाता है और एंडेवर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ इन सभी बालकों ने
स्टेन के सारे वेपन हटाकर उसे बांध दिया था। तभी वहाँ पर ग्रैन आ जाता है और वो आते ही मिडोरिया को किक मारता है। मैंने तुमसे ट्रेन में बैठे रहने को कहा था, पर वो खुश है कि कम से कम वो सही सलामत है। इसके बाद ईडाउन सभी से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है, लेकिन तभी वो नोमू आकर इजुको को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जिस दौरान उसका खून एक हीरो के चेहरे पर गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई हीरो मूव करता, स्टेन अपनी छुपी हुई एक ब्लेड निकालता है और नोमू के खून को चाट कर उसे भी पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरने लगता है। वहीं स्टेन उसके पास जाकर उसे हरा देता है। ये सब कुछ सोसाइटी को बेटर करने के लिए है। लेकिन तभी वो बाकी के हीरोज को